हाय फ्रेंड्स, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको संख्याओं का वर्गीकरण का फर्स्ट पार्ट प्राकृत संख्याएं बताया था। इस पार्ट में मैं आपको पूर्ण संख्याएं बताऊंगा कि पूर्ण संख्याएं कौन सी हैं और कहां से स्टार्ट होती हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही गणित के वीडियोस पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और जो भी गणित के आपको सवाल या फिर गणित का कोई भी अध्याय, कुछ भी आपका 10th लेवल 12th लेवल तक का आपको गणित का कोई भी ऐसा अध्याय नहीं समझ में आता है तो आप स्पेशली कमेंट सेक्शन में आप उसको मुझे बता सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं संख्याओं का वर्गीकरण का सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हम जानेंगे पूर्ण संख्याएं। तो जो पूर्ण संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्याएं ये क्या होती हैं? तो दोस्तों, प्राकृत संख्याओं के बारे में मैंने बताया था कि प्राकृत संख्याएं भी पूर्ण संख्याएं होती हैं। मतलब पूर्ण संख्याएं जो हैं वो प्राकृत संख्याओं को मिलाकर ही बनी हैं, बस शून्य को भी शामिल कर लिया गया है पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में, इसलिए यह समूह प्राकृत संख्या से अलग हो गया है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि शून्य और प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को पूर्ण संख्याओं का समुच्चय कहते हैं। तो दोस्तों, सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य होती है और अगली पूर्ण संख्या प्राप्त करने के लिए हमें एक जोड़ना पड़ेगा। मतलब जैसे आप देखिए, 0 हमारी पहली है और 0 में 1 आप जोड़ेंगे तो आपको दूसरी प्राकृत संख्या, फिर इसके बाद 1 में 1 आप जोड़ेंगे तो अगली प्राकृत संख्या। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अगली प्राकृत संख्या 1 जोड़ने पर प्राप्त करते जा रहे हैं। 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3। तो इस तरीके से आपकी जो ये श्रेणी बन रही है, तो इसमें आप देख रहे हैं जो कॉमन डिफरेंस है वह 1 का ही आएगा, क्योंकि हम 1 जोड़कर ही, माने कॉमन संख्या का मतलब है उभयनिष्ठ संख्या, मतलब सेम संख्या ही जोड़ कर कॉमन संख्या का मतलब यह होता है कि हम सेम संख्या ही जोड़ कर अगली संख्या प्राप्त कर रहे हैं। मतलब जो कॉमन डिफरेंस होगा वह पूरे श्रेणी में, पूरे पूर्ण संख्याओं में 1 का ही होगा। जैसे अगली में 1 में 0 आप घटाएंगे तो 1 प्राप्त होगा, 2 में 1 घटाएंगे तो आपको 1 ही प्राप्त होगा, 3 में 2 घटाएंगे तो 1 ही प्राप्त होगा। इसी तरीके से अगली प्राकृत संख्या 4 होगी, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5। तो जो आप संख्या जोड़ते हुए जा रहे हैं वह संख्या 1 है और सभी में समान रूप से 1 ही जोड़ा जा रहा है। तो दोस्तों, इस तरीके से भी आप पता कर सकते हैं कि आप क्या जोड़ रहे हैं। देखिए, समान रूप से आपको अंतर 1 प्राप्त हो रहा है, मतलब हमें अगली पूर्ण संख्या 1 जोड़ने पर प्राप्त हो रही है। तो जो इस पूर्ण संख्या में सर्वांतर संख्या है, सर्वांतर यानी समान रूप से अंतर बना हुआ है, सर्वांतर वह 1 का है। सर्वांतर बराबर 1। सर्वांतर को कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। कॉमन डिफरेंस का मैं यहाँ पर संक्षिप्त रूप लिख रहा हूँ CD। कॉमन डिफरेंस 1 है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप समझ सकते हैं जो 10वीं के छात्र होंगे उनमें उनके गणित के चैप्टर में एक AP चैप्टर है। तो AP यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, या आप ऐसा बोल सकते हैं समांतर श्रेणियाँ। तो जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसमें जिन श्रेणियों में समान रूप से अंतर हो उस श्रेणी को AP बोलते हैं। तो दोस्तों, मैं अभी AP आपको नहीं समझा रहा हूँ, मैं आपको पूर्ण संख्याएं बता रहा हूँ। तो पूर्ण संख्याएं 0 से प्रारंभ होती हैं, अगली पूर्ण संख्या प्राप्त करने के लिए 1 जोड़ते जाते हैं। इस तरीके से आपको
संख्याएं प्राप्त होती जाती हैं और इनकी संख्या अनंत होती है। इनकी संख्या अनंत होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य है, सबसे बड़ी ज्ञात करना असंभव है, या आप कह सकते हैं अनंत पर है। अब सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि इसमें प्राकृत संख्या आप देखिए यहाँ तक है, ये यहाँ तक प्राकृत संख्याएं हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक शून्य इसमें अतिरिक्त है। तो दोस्तों यदि आपसे प्रश्न किया जाता है कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं, तो आप उत्तर देंगे नहीं, क्योंकि प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती हैं। यदि आप सभी पूर्ण संख्याएं लेंगे तो उसमें शून्य भी शामिल हो जाएगा, जो कि गलत उत्तर होगा। इसलिए यदि पूछा जाता है कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं, तो आप उत्तर देंगे नहीं। लेकिन इसका विपरीत यदि पूछा जाए कि क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, तो आप उत्तर देंगे हाँ। फिर से आप सुन लीजिए कि क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, तो आप उत्तर देंगे हाँ। तो दोस्तों इस तरीके से आप पूर्ण संख्याएं समझ सकते हैं। तो पूर्ण संख्याओं में मैंने बताया कॉमन डिफरेंस 1 का होता है, ये पूर्ण संख्याएं होती हैं। और मैंने बताया कि यदि चिन्ह 100 ना हो तो उसमें प्लस चिन्ह होता है। चूँकि शून्य का कोई चिन्ह नहीं होता है, इसलिए इसमें प्लस और माइनस दोनों लिखा जाता है। किसी भी संख्या में आप शून्य जोड़ेंगे या शून्य घटाएंगे, आप शून्य जोड़िए तो शून्य का उस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और शून्य घटाते हैं तब भी उस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब शून्य की अपनी कोई वैल्यू नहीं होती है। मैंने अपने वीडियोज़ में बताया हुआ है आपको, जो मेरे वीडियोज़ हैं उन सब में मैं आपको बता रहा हूँ कि जो शून्य है वो उसका अपना स्वयं का कोई वैल्यू नहीं होता है। जब अंक के बाद उसका यूज़ करते हैं, कोई अंक हो, अंक के बाद यानी अंक के दाएं तरफ, अंक के दाएं तरफ जब आप यूज़ करते जाएंगे तो उस अंक को वह 10 गुना बढ़ा देता है। तो दोस्तों शून्य के बारे में आपको यदि और विस्तृत जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में टाइप करें और शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को देखें, जो कि शून्य, ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या इनके बारे में बनाया गया है। मैं उसका लिंक इस वीडियो में आपको दे दूँगा। तो दोस्तों इस तरीके से पूर्ण संख्याएं होती हैं। अब इसमें जो आपको ध्यान रखना है कि ये धनात्मक ही होती हैं, इसमें प्राकृत संख्या शामिल है। तो मैंने बताया था प्राकृत संख्याएं धनात्मक होती हैं, शून्य का कोई चिन्ह नहीं होता है। और ये धन पूर्णांक भी बोल सकते हैं आप, धन पूर्णांक। पूर्ण तो ऑलरेडी ये हैं, धन पूर्णांक संख्याएं होती हैं या धनात्मक पूर्णांक बोल सकते हैं। तो दोस्तों मैं संख्याओं के वर्गीकरण का दूसरा पार्ट यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगले पार्ट को यदि आप जानना चाहते हैं और अगला पार्ट क्या होगा उसको कमेंट सेक्शन में टाइप करें और हमें नेक्स्ट वीडियो के लिए इंस्पायर करें। थैंक यू।